तो अब बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है, वीएलए अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और आगे जो है हमारे दर्शकों के सवालों के जवाबों के लिए वीएलए जी से बात करते हैं। वीएलए जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। थैंक यू सो मच रंजय। गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। 12 नहीं बजे अभी। जी मैम, मार्केट में जो जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या आपको लग रहा है इस तरीके की मार्केट की गिरावट में निवेशकों को क्या बचकर रहना चाहिए या फिर दर्शक बने रहना चाहिए, या फिर ये गिरावट जो है वो निवेश का मौका है? गिरावट निवेश का मौका जरूर है, लेकिन बॉटम अभी मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट सपोर्ट पर नहीं आया है। घड़ी में 12 नहीं बजे, मार्केट में 12 जरूर बजे हुए हैं। जी। वेल 12 निफ्टी जो है, देखिए जब आपका बजट आया था, मैं उस चीज को रेफरेंस इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जी। मैंने आपको 24,300 200 का भाव आएगा निफ्टी ये बताया था। जी। अब मैंने आपको वो बताया था उस समय जब निफ्टी 26,100 और 200 की रेंज पे था, जिस दिन ट्रेड टैरिफ की बजट के बाद और बजट वाले दिन और बजट के बाद वाले दिन भी जब ट्रेड टैरिफ वाली वो डील हुई थी, जी। टैरिफ वाले। तो 26,200 पर जब आपको मैंने बोला था 26,200 पर कि निफ्टी को 24,300 आना है, उस समय वॉर नहीं थी। वो मेरी प्रिडिक्शन थी, वो मेरी एनालिसिस थी बजट को देख करके कि बजट में क्या क्या है, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। तो वो जो 24,300 का भाव था वो तो सिर्फ आपका बजट का था। जी। अब जो मार्केट की कंडीशन आपको देखनी है वो देखना है आपको वॉर वाले लेंस के साथ में, कि वॉर हो गई है भैया, और क्रूड ये सब जो नई सिचुएशंस आई है वो एक एडिशनल प्रेशर है आपके मार्केट के लिए। तो एक तो बजट, तो मेरी नजर में बजट वाज नॉट सो, पुरानी बात है, चलो वो अभी नए, उससे बड़ा बम हमारे सर पर है कि ये जो कंडीशन है क्रूड का जो बढ़ता हुआ दाम जी। हर इंडस्ट्री के लिए ये खराब बात है। फूड इन्फ्लेशन के लिए ये मतलब बहुत खराब बात है। फूड इन्फ्लेशन इससे बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, और डेटा फरवरी का आया अभी तो मार्च में जो रियल टाइम पर जो इसका इफेक्ट दिख रहा है, एक्सपेंसिवनेस ऑफ फ्यूल, अलग अलग सेगमेंट से बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो ये समझ में आएगा, छोटे छोटे बिजनेसेस और बड़े लार्ज स्केल पर भी एमएसएमई बड़ी कंपनीज जो है बंद हो रही हैं, अपने अपनी जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर रही है। इन सबसे आपको इंसाइट लेना चाहिए कि आने वाले समय में मार्केट पार्टिसिपेंट के तौर पर आपको कंपनीज के नंबर डिस्काउंटेड या फिर हल्के होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब है प्रेशर रहेगा, इसका मतलब है कि पी जस्टिफाई नहीं होंगे, तो इसका मतलब है प्राइस में करेक्शन होंगे। ये इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप समझें कि क्यों मैं बोल पा रही हूँ ये बात, कि जब हम दोबारा अब ये बात करें, कल भी बोला था 12 मार्च 2026 में हम लोग कल थे, उससे पहले भी बोला कि अब निफ्टी 22,000 की तैयारी कर रहा है। आपका बैंक निफ्टी यहां से और 2,500 पॉइंट, थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आप एक्सपेक्ट करें, लेकिन आपका बैंक निफ्टी 52,000 की तैयारी कर रहा है। आप इसकी तरह से अपनी स्ट्रेटेजीज को प्लान करिए। सो इस मार्केट में करना क्या है, हमको समझ तो आ गया कि भैया ये हो सकता है। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू हैंडल इट? इफ मैंने आपको एक चीज 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले की बातें हैं, 2 बार बोला, इसलिए याद से याद दिला रही हूँ। आई जी। टोल्ड यू ऑल कि ये ऐसी मार्केट है जहां पर आप सोने चांदी से अपने पोर्टफोलियो को हेज नहीं कर सकते। एंड यू शुड सी दैट कि ना तो सोना बढ़ा, मार्केट गिरी आपकी निफ्टी जबकि वॉर जी। कंडीशन भी है, ना तो आपका सोना बढ़ा उतना, ना ही आपका चांदी। और आपको ये भी बोला था कि ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शंस आर द ओनली ऑप्शन जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हैं। अगर आप इतनी क्लियर बात भी नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर आप समझ लें, अच्छी बात है। तो फिलहाल आप इस मार्केट में भी अगर आपको कुछ हेजिंग करना है अपने पोर्टफोलियो को, तो ऑप्शन से ही हो सकती है, सोने चांदी से नहीं। और ये प्रेशर कंटिन्यू होगा। अगर अगले इस हफ्ते की बात कर रही हूँ मैं, अगर इस हफ्ते भी आपकी वॉर में सीज फायर नहीं होती है, यानी वॉर नहीं रुकती है, तो 15-20 तारीख तक, मतलब एक एस्टिमेट लग रहा है कि अगर 20 तारीख तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं आता है कि हाँ दोनों हाथ उठा दें कि हम नहीं लड़ेंगे, तो निफ्टी 22,000 पक्का लगता है। जी। मैम, ये तो खैर यूएस तो ट्रम्प तो बोल भी चुके हैं कि वो उनकी तरफ से जो है सारी जो उनके टारगेट हिट हो चुके हैं, लेकिन ईरान जो पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा है। ईरान तो अभी भी ऐसे कह रहा थोड़ी है। होता है। जी। तो लग रहा है कि लड़ाई ट्रम्प। दोनों पक्ष मजबूत है। मतलब तुम उनके मम्मी को, मतलब इट्स नॉट लाइक अ डेमोक्रेटिक वाली जैसी कंडीशन नहीं थी ना। ऐसे थोड़ी होता है अब हम नहीं खेल रहे, खेलो अभी। जी, तो इसको देख करके लग रहा है कि ट्रम्प कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस युद्ध के अंदर। एब्सोल्युटली यस। और जिस क्रूड के ऊपर देखिए, कंटेक्स्ट को समझिए, ये लड़ाई हुई इसीलिए थी कि उनको अपना क्रूड मार्केट में बेचना था। वेनेजुएला को लिया ही इसलिए गया था, जी। एक्वायर करिए, हथियाना बोलिए, जो भी आपको बोलना है, कि उनको वर्ल्ड में वेनेजुएला ऑयल वर्ल्ड में 1-2% के लगभग ही जाता था, उनको वो जी। ऑयल बेचना था ताकि जी। पैसा कमाया जाए। सारी लड़ाई पैसों की है वैसे, वर्चस्व और पैसा बस। तो खैर, अब बात वहीं पर आकर अटक गई है कि वो रास्ता, उनको लगा था कि ईरान ही तो है दबा लेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा।
तो मतलब वो भी अड़ गए। अब अड़े भी इसलिए कि अगर कोई बड़ी पर्सनल लॉस नहीं होता, जैसे उनके पापा का जाना, मतलब मैं तो ऐसे रेस्पेक्ट में ही बोल रही हूँ, जो सुप्रीम थे वहां की खेमनाई, उस आप उस एंगल से देखो कि वो क्यों पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। जी आपने उस कंट्री के जो करंट पर्सन है, जो उसको अब हैंडल कर रहे हैं, उनके पिताजी को आपने उनको हटा मार दिया है ना, जो भी जी है, जी, उनकी अयतुल्ला खामेनी। मदर, उनकी फैमिली लॉस हुए हैं। तो जी फैमिली लॉस अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक समय पर एक बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, नेगोशिएशन कर लेता है, बट इट्स अ बिग लॉस फॉर देयर फैमिली। तो वो जी फैमिली जो पर्सनल कनेक्ट आ गया ना इस वॉर में, वो एक बड़ी बात हो गई है। इसलिए जी मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे, बट स्टिल क्योंकि दुनिया भर की हालत खराब हो रही है, तो हो सकता है कि बड़ी कंट्रीज आकर के थोड़ा प्रेशर बढ़ाएं कि नहीं भैया नेगोशिएशन कर लो, खत्म कर दो। उस चीज को लेकर के ही मात्र मैं ये देख रही हूँ कि अगर 20 तारीख तक, 20 मार्च तक अगर ये चीजें हो जाती है तो शायद निफ्टी थोड़ा सा ना ज्यादा ना गिरे, अगर नहीं हुआ तो गिरेगा। जी। मैम, दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ते एक बार फिर से रुक करते हैं। जॉय है कोलकाता से, पूछ रहे हैं कि इनके पास नवीन फ्लोरिन है, 25 क्वांटिटी 6200 रुपये पर। सजेशन फ्रॉम वीएलए मैम, प्लीज सजेस्ट। ओके, कितने पर है इनकी बाइंग अभी? 6200। बेच दीजिए, वीक है और ये 5,000 तक आराम से जाएगा। ठीक है सर मतलब ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वीक इन द सेंस इसलिए नहीं कि स्टॉक बहुत वीकनेस में ना, ऐसा रीजन जी नहीं है। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री को समझ लीजिए, नवीन फ्लोराइन, मैं डिटेल में नहीं जा रही, बस जो प्रेशर आ रहा है इस कंपनी के ऊपर वो यहाँ पर आपको, क्योंकि अभी पिछले अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 महीने के दायरे पर लगभग ये 40-45% अपसाइड कर चुका है। नाउ दिस इज द टाइम जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गया, एंड स्पेशली जब आपकी केमिकल, क्रूड, ये सारी इंडस्ट्री पर प्रेशर हो। तो वेल अभी 6,060 पर है, 5,000 आराम से आएगा। जी 5,200 पर आप ऑब्जर्वेशन पर रहिए कि वहां पर आपको दोबारा एंट्री करनी है, तो प्राइस को वॉच करना शुरू करो, बट लाइकली है कि 5,000 आ जाए, तो दिस इज द टाइम यू शुड टेक एन एग्जिट। जी। रमन राजपूत जी पूछ रहे हैं कि पीजीएल और अशोक लेलैंड अभी ले सकते हैं क्या? नो नो नो, ऑटो सेक्टर में गिरावट अभी और बची हुई है। मैंने 4-5-6 दिन पहले ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक रील बनाया था, एक वीडियो बनाया था कि क्या करना है। तो वहां पर जी ऑटो सेक्टर में बताया था कि बेच दो क्योंकि गिरावट होगी, और उस समय आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आने वाला था, और वहां पे ये बोला था कि 10% से 12% और गिरावट आएगी। तो जी अपने स्टॉक सेलेक्ट करना शुरू कर दो ताकि जब वो गिरावट कंप्लीट हो जाए इंडेक्स लेवल पर आप खरीद पाए। तो बस वही व्यू अभी भी इंटैक्टेड है। अभी भी आपका निफ्टी ऑटो इंडेक्स 25,200, 26,200 था जब मैं ये बात कर रही थी। अभी 25,500 आ चुका है। 24,000 का मैंने टारगेट दिया है, वो आना है, और वहां पर ऑब्जर्व करना शुरू करिए। तो आपका सवाल अशोक के बारे में है स्पेसिफिकली, अशोक ले अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा सा रुक जाइए, 155 के आसपास खरीदा जा सकता है। जी। और मैम, पीजीएल पर क्या आपकी राय है? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। गिरावट है, गिरावट है और कंटिन्यू होगी। एंड आई एम अफ्रेड टू से दिस बट आई हैव टू, कि अगर इसने वापस से 485 का भाव तोड़ दिया आज कल परसों, इन नेक्स्ट 1 वीक, तो फिर ये गिरावट आपको सस्टेनेबल मूव की तरफ जाते हुए दिखेगी, यानी डाउन साइड। और यहाँ से आपको आराम से फिर 400, 380 की प्राइस ट्रेड होते हुए दिखेगी। इसीलिए पीजीएल मंडे को शायद मैंने आप लोगों को एक पीजीएल में पुट बाय करने के लिए दिया था 540 का। जी संदीप जी थे, थैंक 540 ही था आई थिंक, एंड थैंक गॉड कि वो टारगेट आपका हो गया है। जी आगे भी गिरावट कंटिन्यू है। अगर आप कोई भी पोजीशन में है, लॉन्ग है, तो आप अपनी स्टॉप लॉस को चाहे तो अटेम्प्ट करना चाहते हो तो 470 का करके देख लीजिए। अगर ये छोड़ दे, टूट जाए, तो फिर आप 300, 400 से 380 की तैयारी में रहिए। और थैंक गॉड कि ये पुट्स में है, यानी डेरिवेटिव में है, तो आप इस मूवमेंट को एनकैश भी कर पाओगे इफ यू वांट। जी। मैम, अतुल जी पूछ रहे हैं कि एबी कैपिटल 367 रुपये में 100 शेयर हैं, क्या अभी यहाँ एवरेज कर सकते हैं? चेकिंग, नो। और एडिंग करना है आपको 285, 316 पर चल रहा है। जी। मैम, लगातार जो दर्शकों के सवाल जो है, क्योंकि स्टॉक्स अधिकतर जो नीचे लगातार आ रहे हैं, तो जिन लोगों के पास पहले से पोर्टफोलियो में शामिल है वो एवरेज के बारे में पूछ रहे हैं। और अगला सवाल भी हमारा ऐसे ही है, उदय जी पूछ रहे हैं कि टाटा टेक के 1700 क्वांटिटी है, 764 पर, शुड आई एवरेज? कितने पर? 764। नो, एवरेज करना है 500 के पास करिएगा। जी
ठीक है मैम, अगला जो सवाल है वो साक्षी जी का पूछ रही कि अदानी एनर्जी 980 पर है, क्या करना चाहिए इन्हें? चार अडानी महीने एनर्जी। 4 महीने का व्यू मांग रही हैं। इतना छोटा व्यू रखे अदानी एनर्जी में काम थोड़ी होता है। वो ऐसे धोबी पछाड़ से पटकता है वो फिर दोनों तरफ। वैसे नहीं, इसको आप 4 महीने की नजरिए से मत देखिए। ऐसा स्टॉक नहीं है ये जिसमें कि आप इतने टाइम बाउंड होकर काम कर सके। अगर आपको टाइम बाउंड होकर काम करना है देन लुक फॉर समथिंग एल्स। बट पैसा अडानी एनर्जी सोल्यूशन जैसे स्टॉक्स बना के दे सकते हैं। इसलिए जैसा स्टॉक वैसी स्ट्रैटेजी, वैसा ये बनाइए। आप अपने हिसाब से स्टॉक में टाइम नहीं कर सकते। अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से इन लाइन नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए उसको। सो हैविंग सेड ऑल, अडानी अभी चल रहा है 1,000 के पास पे, बाय कर सकते हैं। पहली चीज, एवरेज करने का मौका 850 के पास भी मिलेगा, यानी अच्छा खासा रेंज में ये ट्रेड होता है। आप 4 महीने की बात करिए, 2 दिन में इतनी रेंज पर जाता है। हाउएवर जो आपके पॉसिबल टारगेट है 1,300 से लेकर के अच्छे बड़े टारगेट 1,800 तक के एक्सपेक्ट करो। लेकिन इसमें आप स्ट्रैटेजी ठीक ठाक रखिए कि फंस ना जाए। तो एक्सपोजर थोड़ा चाहे तो कम कर लो, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है। पहला ही टारगेट आपको यहाँ से 30% का होगा। तो और एवरेजिंग आपको कम से कम 12% से डाउन पर करनी है, तो 15% से डाउन पर करनी है। तो अगर जी आपको ये समझ आ रहा है, ये सब चीजें इसके रिलेटेड, तो आप इसमें पैसे लगाइए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए। ये स्टॉक फिर वो वाला नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। रही बात इसमें जी स्टॉप लॉस, तो 760 रुपए का रिसेंट स्विंग बना था। और ये आपका है दिसंबर 2023 की बात करिए, दिसंबर 2023 में ये भाव था आपका। तो 760 का स्टॉप लॉस लगाइए और 850 तक धीरे से करके खरीद लीजिए। 1,300 और 1,800 के टारगेट का शांति से वेट कीजिए। जी। इसके अलावा मैम ये भी पूछ रही कि RIL 3 डिजिट और SDFC 2 डिजिट में मिलेगा क्या इस क्रैश में? उधर डाल देते किसमें? RIL 3 डिजिट और SDFC 2 डिजिट में मिलेगा, जिस तरीके का क्रैश मार्केट में देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, चलो ऐसे हो सकते हैं। RIL 3 डिजिट में नहीं आएगा, अभी तो नहीं आ रहा है। और मतलब भूल जाओ, स्प्लिट करेंगे तो आ जाए, पता नहीं, लेकिन ऐसे तो नहीं है। प्राइस वाइज तो नहीं आ रहा है। जी बोनस हुआ, स्प्लिट हुआ तो अलग बात है। तो ये एक्सपेक्टेशन गलत है। और दूसरा HDFC बैंक बोला ना इन्होंने? जी। नहीं, वो भी क्या बातें कर रहे हैं। उम्मीदें बढ़ गई नहीं, हैं रॉन्ग लोगों की मैम एक्सपेक्टेशन। गिरावट से। नहीं नहीं नहीं, इतनी भी एक्सपेक्टेशन, मतलब आप अगर इन स्टॉक्स को रिलायंस को 3 डिजिट में पहुंचाना है, चार चार डिजिट में चल रहा है, 1,000 के 4 डिजिट है। HDFC को आपको 2 डिजिट में पहुंचाना है, मतलब क्या चाह रहे हो? इंडियन मार्केट पाकिस्तान बन जाए, ईरान जैसी करेंसी हो जाए? ऐसे मत करो। वो प्रोबेबिलिटीज नहीं है। तो लोगों की मैम जिस तरीके से गिरावट है ना, उस तरीके से लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, और लोग सोच रहे हैं जो यहाँ में लॉस हुआ है वो वहाँ से निचले लेवल पर खरीद करके कहीं तो फ़ायदा हो। मैम अगले सवाल की ओर बढ़ते एक्सपेक्टेशन हैं। रखिए, जी लेकिन संभली हुई एक्सपेक्टेशन, वैसी एक्सपेक्टेशन जिसको आप मैं बोल देती हूँ आपको, चलो रिलायंस अगले साल में 5,000 चला जाएगा, नहीं जाएगा। देयर इज अ, हर चीज का एक पेस होता है। उस जी रफ्तार से ही कोई चीज गिर सकती है, उस रफ्तार से ही कुछ चीज बढ़ सकती है। एवरीथिंग हैज इट्स ओन पेस। आप ATGL की बात करो मुझसे, मैडम 2 साल में ये 2,000 जा सकता है क्या? है उसका पेस, वो जा सकता है। लेकिन क्या ये 2 साल में 300 आ सकता है उसका पेस, वो आ सकता है। रिलायंस HDFC में वो बातें नहीं होती। जी। मैं अगला सवाल जो है राकेश शर्मा जी का पूछ रहे हैं कि चोलामंडलम होल्डिंग करें, क्या करना चाहिए? इसके ऊपर ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। चोलामंडलम, जी हाँ, चोलामंडलम फाइनेंस तो नहीं है। एक बार मुझे स्क्रीन पर इसका एब्सोल्यूट वाला ये दिखा देंगे क्या प्लीज? ये फर्टिलाइजर में है जहां तक मुझे। मैम चल रहा है चोलामंडलम चोलामंडलम फाइनेंशियल है। इसी की, अच्छा, होल्डिंग्स कितने की बाइंग है इनकी? इनकी जो बाइंग नहीं लिखी मैम, इन्होंने सिर्फ होल्डिंग इसके बारे में व्यू जानना चाह रहे हैं, इन्होंने बाइंग नहीं लिखी है। ऑल राइट, तो पहले चोलामंडलम। तो अगले 2 महीने का नजरिया मैं आपको बता देना चाहती हूँ। इन माई व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, अभी 1,483 पर है। लाइकली है 1,250 का आना। तो ये तो है शॉर्ट टर्म व्यू। एंड अगर आप एक प्रोस्पेक्टिव जानना चाहते हैं फॉर अनदर 2 years, इट इज वेरी लाइकली कि ये स्टॉक आपको 2x हो जाए। तो दैट पोटेंशियल इट हैज। जी मैम अगला सवाल जो सक्सेस के नाम से इनकी आईडी है, और ये लिख रहे हैं कि माय क्वेश्चन टू वेले मैम, बिग फैन ऑफ वेले मैम, मोइल में क्या करें? बाइंग प्राइस 350 है, आई कैन वेट फॉर 2 years।
मोइल में 350 के प्राइस पर 2 इयर्स वेट भी कर लोगे तो आपको कोई फायदा नहीं है भाई। फिलहाल के लिए आप वेट मत करिए। वेट करने लायक स्टॉक होता है तो मैं खुद से बताती हूँ कि आप इसको होल्ड करना। जैसे अभी अभी हमने नाम चोलामंडलम के बारे में बोला, रिलायंस के लिए बोला, बीएससी वगैरह, ये जो स्टॉक्स है ना, इनको रख सकते हो। इन स्टॉक्स को 2 साल का व्यू नहीं ट्रेड करते। फिलहाल अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो आप फिलहाल निकल जाओ। रिकवरी भी थोड़ी सी मुश्किल है अभी, बिकॉज अभी आपकी बाइंग ही 350 के आसपास की है, और ये लग रहा है 264 पर अभी चल रहा है, 200 आएगा। तो आपकी कैपिटल कितनी कम हो जाएगी इसमें लगी हुई। सो थिंक अगेन, कैन यू हैंडल दिस? अगर ये 200 तक जाता है तो विल यू बी एबल टू हैंडल इट? इफ नॉट, एग्जिट नाउ। जी मैम, अगला सवाल है कुलवीर जी का, ये लिख रहे हैं, सत श्री अकाल सर। मैम, हिंद कॉपर और मारुति में कहाँ एंट्री बनती है? हिंद कॉपर तो आज ही दोपहर में डिस्कस किया है। हिंद कॉपर की बात करेंगे तो ये आराम से आपको 400 के आसपास की एंट्री बनती है, 400, और अभी 502 पर है। तो जी तसल्ली रखिए, शांति रखिए, आ जाएगा और तब खरीदिएगा ताकि आप होल्ड कर सके। अदरवाइज इनपेशेंस हो जाएंगे और पोजीशन बार बार आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो फिलहाल हिंद कॉपर में अगर कोई है भी, इन्होंने तो पूछा है कि खरीदें कहाँ पर। जी। फॉर यू गाइस, अगर आप हिंद कॉपर में हो, थिंक ऑफ एग्जिट, टेकिंग एन एग्जिट, आई मीन। दूसरा स्टॉक इनकी क्या था? मारुति। मारुति। मारुति है अभी, मतलब इतनी भी सही एनालिसिस नहीं होनी चाहिए कि उसको देख के आपके मुंह से और निकल जाए। आ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मारुति मैंने आप लोगों को 16,600 पर और 800 के रेंज में एग्जिट दिया था, और अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है। मुझे लग रहा था कि अप्रैल मार्च तक के ये आएगा, लेकिन ये भी दिसंबर वगैरह की बातें हैं, शायद जनवरी दिसंबर की, जनवरी की आई थिंक, और ये 12,700 आ गया। तो जो लोगों को लग रहा है कि मैं कहीं पर बोल रही हूँ एग्जिट नहीं लेना चाहिए, एग्जिट लेने के लिए बोल रहे हो और आप नहीं लेते, तो ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपके लिए। तो वैसी सिचुएशन ना आए, इसलिए आप थोड़ा सा संभल के चीजों को देखो। रही बात मारुति को लेना कहाँ पर है, कि मारुति को अभी आपको ना वेट कर देना चाहिए। 11,200 आएगा ही, थोड़ा सा और जी वेट कर लीजिए, वहां आप खरीदारी करिए। क्योंकि मारुति जैसे स्टॉक्स, मैं रिपीट कर रही हूँ और बहुत सिंसियरली ये बात मैं बोल रही हूँ, मारुति जैसे स्टॉक्स किसी बड़ी वजह से ही 30 से 40% या 30% गिरते हैं, विच इज अ करेक्शन टू दैम, टू सच स्टॉक्स। और वो बड़ी वजह इस तरह की सिचुएशन होती है, वॉर्स एंड ऑल। और वहां पर अगर आपको ये स्टॉक्स उठाने हैं, अगर ये, और आप ये सोचिए कि क्या वॉर हर साल होती है? क्या इस तरह की कंडीशन, क्रूड जैसी कंडीशन में हर साल ऐसी होती है? नहीं, वंस इन अ वाइल आती हैं चीजें। और उसी समय ये जो अच्छे वाले स्टॉक्स हैं, जो अपना वर्चस्व मार्केट में बना के रखते हैं, उस वजह से ये टूटते हैं। तो जब ये जी मौका मिले, इन लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग मत छोड़ना। इसलिए 11,200 के आसपास आ जाए तो खरीद ही लीजिए, विद द व्यू कि 3 साल होल्ड करना है, और आपको आराम से ये ना सिर्फ आपको 50% से लगभग लगभग 80-90% का गेन दिखा देगा, बट व्यू जी 3 साल का कम से कम रखना। जी। मैम, जो अगला सवाल है वो प्रशांत जी का है, हमारे प्राइम मेंबर ही पूछ रहे हैं कि विमता लैब्स 430 शेयर है इनके पास, 451 के भाव पर, और लॉन्ग टर्म ये इसमें व्यू जानना चाह रहे हैं। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर आप होल्ड कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट मी टेल यू, लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर होता है। आजकल उसने लोगों ने इसकी डेफिनेशन बदल दी है, लाइक 6 महीने, 3 महीने, बट एक्चुअली मोर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज ए लॉन्ग टर्म। कैपिटल गेन उसी पर लगता है ना, उसी हिसाब से प्लान करते हैं। वेल, 1 साल के हिसाब से आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आप 1 साल आज होल्ड कर रहे हैं, सो आई कैन गिव यू जस्ट टारगेट, मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करूंगी। 550 से लेकर के लगभग 650 का भाव आपको आराम से दिख जाएगा। मैं 650 इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है, तो वो जस्ट मतलब बहुत नजदीक ही है। तो आपको एक बार मौका मिलेगा 360-70 के आसपास ऐड करने का, वहां मौका मिले तो ऐड कर लीजिएगा। और फिर आप 500-650 का वेट करना टारगेट के लिए। जी। ब्रो गेमर्स के नाम से इनकी आईडी पूछ रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में क्या फ्रेश, इनके पास 10 शेयर हैं 6,000 रुपये के भाव पर, और एवरेज के बारे में फ्रेश एंट्री भी लिख रहे हैं और एवरेज भी लिख रहे हैं, तो शायद एवरेज के बारे में पूछ रहे हैं कि एवरेज कर सकते हैं इसमें। नॉट टुडे, 4,900 के पास में। जी। इसके अलावा मैम, जो अगला सवाल है वो
एम क्लाउड के 4000 शेयर हैं, 54 रुपये के प्राइस पर। लॉस बुक करें या निकल, क्या करना चाहिए इसमें? मैक्सिम क्लाउड कितने शेयर है, कितने के भाव पर? आई मीन 4000 कितने के भाव पर? इनके पास एम क्लाउड के 4000 शेयर हैं, 54 रुपये के प्राइस पर। अभी 22 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है, तो लगभग आधा हो चुका है इनका। दो मिनट की शांति चाहिए इसके लिए। आप लोग देखिए, होल्ड करने वाले भी स्टॉक्स होते हैं जिनको आप एवरेज कर सकते हैं। कि मिस्टर झुंझुनवाला की बात मैं इसलिए याद दिलाऊंगी आपको, उन्होंने टाइट हर स्टॉक में अगर आप 50-50% के रिस्क लेकर के बैठोगे, कैपिटल को फंसा के, तो रिकवरी नहीं होगी। मतलब इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और फिलहाल रही बात कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए कि नहीं, आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन आप निकल जाए तो बेहतर है, क्योंकि आपकी वरना ये सिंगल डिजिट का स्टॉक भी बन सकता है। तो अभी 22 रुपए पर है, आपकी बाइंग 24 रुपए की है, निकलने की कोशिश करिए। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस सलाह है, सिंसियर सलाह है कि अगर होल्ड कर भी रहे हो तो ऐसी कंपनीज को होल्ड करो जिस पर आपको भरोसा हो। जी ऐसे ही कुछ भी उठा करके मत होल्ड करके बैठ जाइए। जी। मैम आखिरी सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल जो है वो आशीष जी का है, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि एमटीआर टेक्नोलॉजी स्टॉक ले सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए? बाबा अभी आज ही मैं उसमें से आपको एक एग्जिट की बता के आई हूँ कि इसमें से प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा निकल जाओ। और ये थोड़ा सा गिरने की जो बात मैंने की है, तो 3000 तक आएगा, वहां पर आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, बट 3450 30 इस रेंज में नहीं, ये टूटना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पीजीएल देख लो, फिर यकीन नहीं हो रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1220 पर बेचने बोला था, उसको देख लेना। अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो भारत फोर्स देख लो, तब भी बोला था बेच दीजिए। अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो अशोक लेलैंड बोला था आपको कि 210 200 की रेंज में बेच दो, 170 आ गया है। अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो मारुति देख लीजिए। जहां पर मेरे को लग रहा है कि वहां पर एग्जिट है, तो आप मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, आप वहां पर नहीं निकलेंगे तो फिर आपको बहुत लंबी जो गिरावट है फेस करनी पड़ेगी। आपकी मन ही है गिरावट को फेस करना, तो मैं नहीं कह सकती, बट एमटीआर टेक इज समथिंग दैट यू शुड टेक एन एग्जिट नाउ। री एंट्री बनेगी आपको 2800 से 3000 के भाव पे। जी मैम, शो को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आपका कोई डिस्क्लेमर रहेगा? यस, बहुत सारे स्टॉक्स पर आज भी मैंने मेरी राय रखी है, और अनबायस्ड राय रखी है। मतलब जहां पर है एग्जिट तो है, लग रहा है। अभी आप मेरी राय पर अगर थैंक गॉड आप पैसा बना रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी भी है कि कहीं पर अगर बच सकता है तो मैं वहां पर बचाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, वही मैंने किया है आज भी। और जो भी स्टॉक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हो सकता है हमारे मेंबर्स के पास भी ये स्टॉक्स हो और सेम भी उनके पास में रिकमेंड किया गया हो। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो कुछ स्टॉक्स रहते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी एज सच कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, एंड रिस्क अंडर एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो उसको जी समझते हुए काम करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जी मैम, मनी 9 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।